चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पहले चैप्टर में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बताया है, जो इंसानों द्वारा की जाती है। सारा का सारा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इसी पर डिपेंड है, क्योंकि सभी किसान जब किसी क्रॉप का बीज रखते हैं तो सबसे अच्छे पौधे का बीज चुनते हैं। जैसे मक्की का बीज रखना है तो सबसे हेल्थी भुट्टे को ही रखा जाएगा, ना कि बीमार और पतले भुट्टे को। ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री में अच्छी नस्लों की आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है और इससे जो बच्चा पैदा होता है वह ज़्यादा दूध या मांस आदि देता है। इसी तरह इंसान अच्छी वेरिएशंस को सिलेक्ट कर लेता है। डार्विन ने देखा पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में दो तरह की वेरिएशंस पाई जाती हैं। छोटी छोटी वेरिएशन जैसे पक्षियों की चोंच में फर्क, अचानक से आ गई बड़ी वेरिएशन जिन्हें स्पोर्ट्स या मोस्टोसाइट्स कहा जाता है। जैसे एनकॉन भेड़ की छोटी टांगें। डार्विन ने नोटिस किया कि एवोल्यूशन के लिए छोटी वेरिएशन ज़्यादा काम आती हैं। तो दोस्तों, जिस तरह इंसान आर्टिफिशियली सिलेक्शन करता है उसी तरह नेचर भी सिलेक्ट करता है, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने चैप्टर 2 में स्पीसीज और वैरायटीज के बारे में बताया। स्पीसीज क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। एक स्पीसीज के प्राणी स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक जैसे हो सकते हैं और एक दूसरे से मैटिंग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे डॉग्स एक स्पीसीज के होते हैं और वोल्व्स दूसरी स्पीसीज के। वे दिखने में कुछ हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैटिंग करके ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान पैदा नहीं कर सकते। इसलिए दोनों की स्पीसीज अलग अलग हैं। लेकिन फिर वैरायटी क्या होती है, तो अलग अलग वैरायटी भी मैटिंग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर वे स्पीसीज से कैसे अलग है, तो स्पीसीज और वैरायटीज में यही अंतर है कि जब एक स्पीसीज दो अलग अलग एरियाज में पाई जाती है तो डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से उसके स्ट्रक्चर में कुछ फर्क आ जाता है। वह देखने में अलग भी लग सकती है, लेकिन फिर भी एक ही स्पीसीज की दो वैरायटीज मैटिंग से बच्चे पैदा कर सकती हैं। जैसे धान की तरह तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं और वो क्रॉस ब्रीडिंग में सक्षम है। ज़्यादा प्लांट्स में ही वैरायटीज पाई जाती हैं। कंक्लूजन यह है कि दो स्पीसीज आपस में मैटिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकती, लेकिन वैरायटीज ऐसा कर सकती हैं। चैप्टर 3 में नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बताई गई है, जिससे धरती पर सारे एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज बनी है। स्कूल की बुक्स में इसी चैप्टर की समरी दी गई है। जब फूड और दूसरे सोर्सेज प्रचुर मात्रा में होते हैं तो एनिमल्स की कोई भी स्पीसीज खूब फलती फूलती और बहुत से बच्चे पैदा करने के कारण उनकी संख्या बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने से कंपटीशन शुरू हो जाता है। फूड, वाटर, शेल्टर आदि की कमी हो जाती है। ऐसे में उन एनिमल्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे एनिमल्स ही सर्वाइव कर पाते हैं जिनमें कुछ यूजफुल वेरिएशंस होती हैं। इस थ्योरी को अल्फ्रेड वॉलेस के अनुसार सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोला गया था, जिसके अनुसार ऐसे एनिमल्स ही बच पाते हैं जो फिट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक आइलैंड पर कुछ जिराफ है। सबकी गर्दन सामान्य है, लेकिन एक की गर्दन बहुत बड़ी है। धीरे धीरे जिराफों की संख्या बढ़ने लगती है और वे सभी पौधों को खा जाते हैं। ऐसे में अब सिर्फ वो जिराफ सर्वाइव कर पाएगा जिसकी गर्दन लंबी होगी, क्योंकि वह ऊंचे पौधों को खा पाएगा, बाकी भूख से मर जाएंगे। लंबी गर्दन वाला जिराफ सर्वाइव कर जाएगा। आगे चलकर उसके बच्चे भी लंबी गर्दन के हो जाएंगे, जिससे एक नई स्पीसीज बन जाएगी। तो दोस्तों, इस केस में नेचर ने लंबी गर्दन वाले जिराफ को सिलेक्ट किया, इसीलिए इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। और इसी प्रोसेस से पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज बनती है। अल्फ्रेड वॉलेस ने इस प्रोसेस को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा था, क्योंकि इस केस में लंबी गर्दन वाला जिराफ मौजूदा परिस्थिति में फिट माना जाएगा, क्योंकि वह ऊंचे पेड़ के पत्ते खाने में सक्षम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो लंबी गर्दन वाला जिराफ दूसरे आइलैंड पर चला जाएगा तो अपनी एक अलग स्पीसीज बना लेगा, क्योंकि अगर वे किसी छोटी गर्दन वाले जिराफ से मैटिंग करेगा तो नई स्पीसीज नहीं बन पाएगी, क्योंकि ट्रेड की मिक्सिंग हो जाएगी और उसके बच्चे छोटी गर्दन वाले हो सकते हैं। इसीलिए नई वेरिएशन वाले जिराफों का अलग होकर मैटिंग कराना जरूरी है। इसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहा जाता है, ताकि फिर से ट्रेड की मिक्सिंग ना हो जाए। चार्ल्स डार्विन ने चैप्टर 4 में सेक्सो सिलेक्शन के बारे में बताया। एनिमल्स में सेक्सो सिलेक्शन पाई जाती है, यानी हर एनिमल्स अपने लिए एक मैटिंग पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे पीकॉक डांस करके मोरनी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मोरनी ऐसे पीकॉक को सिलेक्ट करती है जिसके पंखों का वेतन ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे ही बहुत से पक्षी मैटिंग कॉल देते हैं, जिसकी कॉल ज़्यादा ऊंची होती है, फीमेल उसे ही सिलेक्ट कर लेती है। मनुष्य में तरह तरह की सेक्सो सिलेक्शन पाई जाती है। किसी किसी लड़के को अपने से बड़ी औरतें ही पसंद आती हैं, जिसे जेरेंटोफिलिया कहा जाता है। ऐसे ही किसी को बहुत मोटी लड़कियां पसंद आती हैं, जिसे चब चेसिंग कहा जाता है। ऐसे असंख्य तरह की सेक्सो सिलेक्शंस ह्यूमंस में पाई जाती हैं। चार्ल्स डार्विन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेरिडिटी को लेकर आई थी, मतलब कि पेरेंट्स के ट्रेट बच्चों में कैसे आ जाते हैं। उस समय डीएनए और जीन्स की खोज नहीं हुई थी। ऊपर जिराफ के केस में लंबी गर्दन वाले जिराफ के बच्चे की गर्दन भी लंबी कैसे हो जाती है, इसलिए उन्होंने लेमार्क की थ्योरी की सहायता ली, जो कहती है कि ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गन्स का यूज करता रहता है वे बड़े हो जाते हैं, जबकि जिनका यूज नहीं करता वो खो जाते हैं। लेमार्क के अनुसार जिराफ की गर्दन धीरे धीरे लंबी हुई थी, क्योंकि वह लगातार ऊंचे पौधों को खाने की
कोशिश करते रहे। गर्दन के लगातार इस्तेमाल करते रहने से उनकी गर्दन लंबी हो गई। आपने बॉडी बिल्डिंग में भी देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन लेमैक्सिज्म में भी वही प्रॉब्लम थी। इससे ये नहीं बताया जा सकता था कि पेरेंट्स के ट्रेट बच्चे में कैसे चले जाते हैं। एक बॉडी बिल्डर का बेटा क्या बिना एक्सरसाइज के बॉडी बिल्डर बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। फिर भी एक लंबी गर्दन वाले जिराफ के बच्चे की गर्दन लंबी कैसे हो जाती है? लेकिन दोस्तों, आगे चलकर ग्रेगर मेंडल ने हेरिडिटीज़ के लॉज दिए थे जिनसे डार्विन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा सका। बाद में जीन्स और म्यूटेशन की खोज होने से एवोल्यूशन का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी पता चला। अब हम डार्विन की थ्योरी को न्यू डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार हमारी जीन्स में म्यूटेशन होती है और फिर वे जीन्स स्पर्म और ओवा के जरिए बच्चों में जाती हैं। जिराफ के केस में भी गर्दन बनाने वाली जीन्स में कुछ म्यूटेशन हुई होगी जिससे उसकी गर्दन लंबी हो गई। अब ये जीन्स स्पर्म के जरिए उसके बच्चों में भी चली जाएगी और उनकी भी गर्दन लंबी हो जाएगी। चार्ल्स डार्विन ने चैप्टर 6 में थ्योरी को मिलने वाले क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा है। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लोग इस थ्योरी को तरह तरह से क्रिटिसाइज करेंगे और तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन डार्विन ने पहले ही फ्यूचर में उन उठने वाले सवालों का जवाब दे दिया था। सबसे पहला सवाल इंटरमीडिएट फॉर्म्स को लेकर। इसके अनुसार सारी स्पीसीज की केवल कंप्लीट फॉर्म क्यों मौजूद है और उनके बीच की फॉर्म्स कहाँ हैं? क्योंकि डार्विन की थ्योरी तो ये कहती है कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनी, तो जब रेप्टाइल से बर्ड्स बने तो उन दोनों के बीच की फॉर्म कहाँ है? जैसे क्रोकोडक के बारे में आपने सुना होगा। क्रोकोडक वाली इंटरमीडिएट फॉर्म नेचर में क्यों नहीं पाई जाती? क्रोकोडक ऐसी स्पीसीज होगी जिसका हेड क्रोकोडाइल जैसा होगा और बॉडी डक जैसी, क्योंकि क्रोकोडाइल से ही पक्षी बने तो एकदम तो नहीं बन गए होंगे, बीच में दूसरी इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी तो बनी होंगी। ऐसे ही चिंपांजी से जब आदमी बना तो एकदम तो नहीं बन गया, ऐसा भी तो आदमी होगा जो कुछ आदमी जैसा दिखता होगा, तो वो इंटरमीडिएट फॉर्म कहाँ है? लेकिन इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि 60 साल का आदमी भी कभी 13 साल का था, लेकिन वक्त के साथ 13 साल वाली शक्ल सूरत क्या बदल नहीं जाएगी? ऐसी स्पीसीज ने अपना रूप बदला होगा, क्योंकि एवोल्यूशन कोई भी 1-2 साल में नहीं होती बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर में होती है। चैप्टर 7 में डार्विन ने इंस्टिंक्ट के बारे में बताया। दोस्तों, एनिमल्स में तरह तरह की इंस्टिंक्ट पाई जाती हैं, उनमें इतना दिमाग और इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी इंस्टिंक्ट बहुत ही हैरान कर देती हैं। जैसे आपने देखा होगा, चिड़िया ऐसा घोंसला बनाती है कि इंसान कभी नहीं बना सकता, जबकि इंसान में कई ज़्यादा इंटेलिजेंस है, तो इसी को इंस्टिंक्ट कहते हैं। ऐसे ही इंस्टिंक्ट के हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोयल हमेशा अपना अंडा कोए के घोंसले में रख देती है क्योंकि उसमें ऐसी इंस्टिंक्ट डेवलप हुई है। मछली के बच्चे पैदा होते ही बिना किसी ट्रेनिंग के तैरने लगते हैं। हनी भी हमेशा छत्ते में हेक्सागोनल सेल्स ही बनाती है। उसने तो कभी ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं होती, ना उसके पास कोई टूल्स होते हैं, फिर भी सारे सेल्स हेक्सागोनल्स बनते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसी इंस्टिंक्ट वाली जीन्स होती है। कुछ आंट्स को स्लेब बनाकर रखती है, यह भी इंस्टिंक्ट का ही एग्जाम्पल है, अन्यथा उनमें मनुष्य जितना दिमाग नहीं होता। तो इस तरह से एनिमल्स में तरह तरह की इंस्टिंक्ट इवॉल्व हुई हैं। उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंस ना होने के बावजूद भी कुछ कामों को इंसानों से अच्छा कर लेते हैं। इंस्टिंक्ट की तुलना हम कंप्यूटर के प्रोग्राम से कर सकते हैं। अगर आप एडिशन का प्रोग्राम कंप्यूटर को देंगे, उसके बाद में बड़ी बड़ी रकमों को भी सेकेंड्स में जोड़कर बता देगा, जबकि कंप्यूटर देखा जाए तो नॉन लिविंग है, लेकिन इस केस में जीवित इंसान से भी फास्ट काम कर रहा है। आज की तारीख में हम जानते हैं कि डीएनए ही वह प्रोग्राम है जिससे नेचर ने एनिमल्स में इंस्टिंक्ट डाल दी है। अगर हमारे अंदर चिड़ियों की नेस्ट बनाने वाली जीन्स डाल दी जाए तो हम भी वैसा ही घोंसला बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। चैप्टर 8 में डार्विन ने हाइब्रिड्स के बारे में बताया। स्पीसीज के कॉन्सेप्ट के अनुसार स्पीसीज मैट करके फर्टाइल हाइब्रिड नहीं बना सकती। पहले तो दो स्पीसीज आपस में मैट ही नहीं करती, जैसे कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे से मैट नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं। दोनों का साइज और बिहेवियर का डिफरेंट है, साथ ही दोनों के डीएनए में भी डिफरेंस है। लेकिन कुछ स्पीसीज मैटिंग करती तो है, लेकिन उनका बच्चा स्टाइल होता है, यानी वह आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकता। जैसे घोड़ी और गधे के श्वसन से खच्चर म्यूल पैदा होती है और वह बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होती। लेकिन पेड़ पौधों में दो अलग अलग वेराइटीज़ की मैटिंग से फर्टाइल संतानें उत्पन्न हो सकती हैं और इस तरह से बहुत सी क्रॉप्स की नई नई वेराइटीज़ भी पैदा की गई हैं। 9 में डार्विन ने बताया है कि एवोल्यूशन को प्रूव करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इम्परफेक्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स की वजह से आती है, क्योंकि हर स्पीसीज का फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिल पाता। किसी भी एनिमल का फॉसिल बनाना एक संयोग की बात है। किसी एनिमल का फॉसिल रिकॉर्ड पाया गया है और उसी से धरती की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। स्पीसीज बनने के साथ साथ धरती की फिजिकल फॉर्म्स भी बदलती रहती हैं। कभी पहाड़ बने तो कभी सागर। धरती के टुकड़े टूटने से ही सारे कॉन्टिनेंट्स भी, लेकिन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी ठीक से दर्ज नहीं हो पाए। इन सब की वजह से कंप्लीट टाइमलाइन बना पाना मुश्किल होता है। चार्ल्स डार्विन ने 5 साल तक लगातार समुद्री यात्रा की थी और अलग अलग कॉन्टिनेंट से तरह तरह के फॉसिल्स जुटाए। वे कहते हैं कि सभी फॉसिल्स को जब टाइम वाइज अरेंज किया गया तो ऐसा लगता है कि एक स्पीसीज दूसरे से ओरिजिनेट हुई है,
लेकिन डिसेंट आगे आने वाली या होने वाली स्पीसीज पहले से ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, उसमें तरह तरह की मॉडिफिकेशंस आ गई थी। इसे ही डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहा जाता है, जो एवोल्यूशन की सिंपल सी डिफिनीशन है। इस तरह देखा जाए तो मछली से एम्फीबियंस, फ्रॉग आदि बने, फिर उनसे रेप्टाइल, सांप, लेजार्ड, क्रोकोडाइल बने और फिर उनसे पक्षी और आगे चलकर मैमल्स इवॉल्व हुए। इसीलिए सब एनिमल्स का कॉमन एंसेस्टर एक ही है, वे सब उसी से ही ड्राइव हुए हैं। चैप्टर 11 में बायोग्राफी को डिस्कस किया गया है, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी। हर कॉन्टिनेंट के एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कंगारू, कोआला आदि एनिमल्स केवल ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। इसकी वजह जियोग्राफिकल बैरियर्स, रुकावटें होती हैं। बैरियर्स तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे ओशियन, माउंटेन, वोल्केनो। जैसे मान लीजिए कुछ एनिमल्स किसी बहते हुए पेड़ के द्वारा किसी दूसरे आइलैंड पर चले जाएं तो वे मुख्य कॉन्टिनेंट से अलग हो जाएंगे। बाकी जानवर उस आइलैंड पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वे ओशियन को अपनी इच्छा से तैरकर पार नहीं कर सकते। लेकिन जो एनिमल संयोग से उस आइलैंड पर चले गए होंगे, वे वहां रहते हुए उस क्लाइमेट के अनुसार ढलने लगेंगे और आपस में मैट करके नई स्पीसीज बना देंगे। चार्ल्स डार्विन ने मिग्रेशन के रोल के बारे में बताया, एवोल्यूशन के लिए मिग्रेशन भी जिम्मेदार है। हिस्ट्री में कई बार कॉन्टिनेंट्स के टूटने से एनिमल्स अलग थलग हो जाते हैं। जैसे अफ्रीका जब एशिया से अलग हुआ था, दोनों के एनिमल्स अलग हो गए। अब उनके बीच इंडियन ओशियन आ गया, जो उन्हें एक दूसरे से अलग रखता है। अब अफ्रीका के एनिमल दूसरे प्लेसेस की तरफ मिग्रेट करने लगे। अफ्रीका का क्लाइमेट बहुत हॉट था और इसकी वजह से वहाँ एडॉप्शन के जरिए अलग अलग स्पीसीज बनने लगी, जबकि एशिया में उसके क्लाइमेट के अनुसार स्पीसीज बनने लगी। ये प्रिंसिपल हर कॉन्टिनेंट पर लागू हुआ। एनिमल्स अलग अलग इन्वायरमेंट वाले इलाकों में मिग्रेट करते गए और नेचुरल सिलेक्शन की तरह तरह की स्पीसीज बनती गई, लेकिन इसमें लाखों वर्षों का समय लगा था। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, इसीलिए उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। इसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो टैक्सोनॉमी का पार्ट है। जैसे जितने भी एनिमल्स बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। बहुत से एनिमल्स की ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है, लेकिन किसी खास फंक्शन के लिए वे अपना बाहरी रूप बदल देते हैं। ऐसे एक जैसे दिखने वाले ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे इंसान की आर्म, घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ के विंग्स, इन सब के स्ट्रक्चर अंदर से एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वे सब एक जैसे हैं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए चार्ल्स डार्विन की बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की समरी समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।